नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। तारीख है आज 12 सितंबर। आज सोमवार है, मंडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के और मॉडर्न इंडिया के दो बेहतरीन क्वेश्चंस। हम लोग मॉडर्न इंडिया में थीम बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अब। मतलब कि देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो हमारे देश के लोग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अलग अलग सेक्शन का। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि हमारा जो आंदोलन था उसमें कैपिटलिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जो वर्किंग क्लास है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, वैसे ही साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनका क्या, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, कैपिटलिस्ट, वर्किंग क्लास। ऐसे ही जो वुमेन है इस पर सवाल आया था, यूपी सवाल पूछ चुका है कि हमारा जो मूवमेंट है उसमें एक टॉर्च बेरर के रूप में काम कर रही थी महिलाएं, डिस्कस कीजिए। तो वहाँ पर आप करना क्या था ना कि जो वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है आपको वो लिखना था। वैसे ही हमारा जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है, द स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट रिकोगनाइजिंग द रोल दैट मेनी लीडर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्ले ड्यूरिंग द टाइम। डिस्कस कीजिए। ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। आपको आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। ध्यान सुनना, यहाँ पर जो भी लीडर्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उसका नाम आपको याद रखना है, 5-6 नाम कम से कम। अगर 8-9 नाम याद रहे तो बढ़िया। करें क्या, आप अपना जो इंट्रो है वो इस तरह से लिखेंगे। इंट्रो में आप बताएंगे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो कंपनी के अधीन कब आया था। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसके बारे में लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि जब से कंट्रोल में आया तब से नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश राज को। तो बॉडी में आप बताएंगे कि जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट में कौन कौन से लीडर्स थे, लीडर्स, देयर कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, फिर आखिर में आप कंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर आप ये बताएंगे कि जिस तरह से जितना योगदान हमारे मेनलैंड इंडिया के लीडर्स ने दिया उतना ही योगदान हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी दिया, उनका भी योगदान अतुलनीय है। ठीक है, तो आप इतनी बातें लिख करके अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। यहाँ पर मेन जो कंटेंट है वो है कि आपको लीडर्स के बारे में पता है क्या, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको पता है क्या, ये मेन चीज़ है। जितना आपको याद रहेगा उतना आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा। तो आप लिखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर कंपनी का रूल शुरू हुआ विद द ट्रीटी ऑफ यांडाबो। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1826 में, जब फर्स्ट एंग्लो म्यांमार वॉर, मतलब कि एंग्लो बर्मीज़ वॉर ख़त्म हुआ था। बर्मा का नया नाम म्यांमार है, पहले उसको बर्मा बुलाते थे म्यांमार को। तो जैसे ही ब्रिटिश ने इस इलाके को जीता वैसे ही रीजन में जो अपोजिशन है वो शुरू हो गया और हमारे आज़ादी तक चलता रहा। सबसे जो फेमस नाम है जो आपको पता है वो है रानी गैडिनल्यू का। ये नागा स्पिरिचुअल लीडर थी जो ब्रिटिश के खिलाफ खड़ी हुई 1930s में। ठीक है, याद रखना ये इस तरह सवाल पूछता है, मतलब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वहाँ पर सवाल पूछ सकता है आपसे इस तरह से, जैसे कि आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन पता है तो अगर आप उसको चेक करने रहेगा ना एग्जामिनर को, तैसे पूछेगा कि रानी गैडिनल्यू जो थी वो कौन से मूवमेंट के दौरान एक्टिव रही। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। तो आपको यहाँ पर चुनना रहेगा कि इनमें से कौन से मूवमेंट के कंटेम्प्ररी काम किया था रानी गैडिनल्यू जी ने। दूसरा, तिरोध सिंह, इनको अरेस्ट कर लिया गया था जब वो 16 साल के थी और इनको आज़ादी के बाद रिहा कराया गया था जेल से। तिरोध सिंह ने लीड किया था खासी अपराइजिंग को। ये चला था 1829 से 1833 तक, 4 साल ये जो अपराइजिंग खासी का वो चला था। क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिटिश ने रोड बनाना शुरू कर दिया था खासी हिल में। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 हिल हैं मेघालय में
और इन 3 हिल के नाम पर वहाँ पर 3 ट्राइब्स हैं, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब और जैंतिया ट्राइब। मनीराम देवान इनको फांसी दी गई थी फॉर कंस्पायरिंग टू रिस्टोर द अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी को रिस्टोर करने की कोशिश करी थी उन्होंने आसाम में 57 की क्रांति के दौरान। दूसरा, सुरवीर पसाल था, ये पहले मिजो लीडर थे जिन्होंने फाइट किया था ब्रिटिश से 1890 में, जब ब्रिटिश ने लुसाई हिल को इन्वेड किया था उस टाइम पे। ठीक है। फिर है यू नागबा, ये मेघालय से थे, इन्होंने जो अपराइजिंग है उसको उन्होंने लीड किया था, इनको फिर फांसी की सज़ा दी गई थी। तो जनरल गडेलियो है, तिरोत सिंह है, मनीराम दीवान है, फिर आपका पसालथा है, फिर जो नागबा हैं वो हैं। इसके साथ साथ पाउना ब्रिजबासी, ये मणिपुर के थे। इन्होंने जो बैटल ऑफ कॉन्जोम है वो लड़ा था 1891 में। मातमू जामो, ये अरुणाचल प्रदेश के थे। इन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसको उन्होंने हत्या कर दी थी 1911 में, 1911 में, क्योंकि ब्रिटिश वहाँ के जो दैनिक जीवन है, डे टू डे लाइफ है, उसमें इंटरफेयर कर रहे थे। फिर है कनकलता बरुआ और भोगेश्वरी, ये दोनों आसाम से थी। तो इन्होंने मतलब इनको ब्रिटिश ने गोली मार दी थी जब वो अपना जो तिरंगा है वो फहराने की कोशिश कर रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ऐसा ही मूवमेंट पटना में भी हुआ था। बिहार का जो पटना है वहाँ पर जो सेक्रेटरीट था वहाँ पर जो तिरंगा है वो फहराने जा रहे थे और उन पर गोले चलाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा। फिर है कुशाल कोमवार, ये आसाम में, इनको फांसी दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट का जो लास्ट फेज है उसके दौरान ही, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि उन्होंने जो मिलिट्री ट्रेन है ब्रिटिश की उसको उन्होंने डिरेल कर दिया था, उसको उन्होंने पटरी से उतार दिया था। मोजेरीबा, ये अरुणाचल प्रदेश से, इनको ब्रिटिश ने अरेस्ट किया था फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्रगल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके साथ साथ जो त्रिलोचन जी हैं सिक्किम के, कई सारे, मतलब आपको कम से कम अगर 6-7 नाम याद हैं बहुत अच्छा। 10 नंबर का सवाल है, अगर आपने 7 नाम भी लिख दिया उनका आपने जो कंक्लूजन बता दिया, देखो यहाँ से करना क्या, सबसे पहले आँख मूंद दो और सोचो कि अभी जो मैंने नाम बताया उनमें से आपको कितने नाम याद हैं। कम से कम 2-3 नाम तो याद रहेगा। अगर एकदम सन्नाटा रहे दिमाग तो कम से कम 2 नाम याद रहेगा, गडेलियो का और तीरथ सिंह का, कम से कम 2 नाम तो याद रहेगा आपको। कोशिश करना कि 7-8 नाम आपको याद रहें, ताकि अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आप 7 नाम तो लिख सकें, वहाँ पर आपको नंबर बढ़िया मिलेगा इससे। GS1 में नंबर खूब मिलता है, क्यों? क्योंकि पूरा पेपर फैक्चुअल है, अगर आपने लिख दिया आपको नंबर मिलेगा। मगर GS2 GS3 वहाँ पर नंबर कभी कभी कम आ सकते हैं, क्योंकि पेपर पूरा एनालिटिकल होता है। GS4 का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। अगर जम गया तो नंबर मिलेगा, नहीं जमा तो नंबर कम जाता है काफ़ी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखते हैं। यहाँ कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ वोल्केनिज्म। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंट्रो में ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। उसके बाद आप ये बताएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है वोल्केनिज्म को। वोल्केनो कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, किस कारण से पैदा होते हैं, उसको प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर यूज ऑफ द थ्योरी ऑफ टू एक्सप्लेन वोल्केनिज्म, ठीक है। आप यहाँ पर ये बताएंगे कि जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, इसमें जो लिथोस्फीयर होता है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, सब पता है ना, मेजर प्लेट माइनर प्लेट। तो ये जो आपके टेक्टोनिक प्लेट हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं 3 बाउंड्री के अलोंग। पहला बाउंड्री है कन्वर्जिंग बाउंड्री, दूसरा बाउंड्री है डाइवर्जिंग बाउंड्री, तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। जो कन्वर्जिंग बाउंड्री होता है उसमें 2 प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रहे होते हैं। जो प्लेट भारी होता है वो नीचे सबडक्ट कर जाता है, नीचे सिंक कर जाता है, ठीक
ठीक है। जब दो प्लेट आपस से दूर जा रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग बाउंड्री। जैसे कि दो प्लेट है, दूर गया आपस में, ज़मीन पर जो प्रेशर है, ऊपर के पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कम हुआ, नीचे से जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर आया, तो वहाँ पर वोल्केनो बनता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि जो दोनों प्लेट है ना, ये आपस में इस तरह से रगड़ कर चला गया, न दूर गया न पास आया, बस ये रगड़ दिया, मतलब एक दूसरे से। जैसे कि एक प्लेट इधर गया और एक प्लेट इधर गया, तो ना कोई सबडक्शन हुआ, ठीक है ना मतलब डाइवर्जेंस हुआ, तो यहाँ पर नहीं बनता। जो वोल्केनिज्म है वो मेनली कन्वर्जेंट बाउंड्री और जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है उसके अलोंग बनता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अलोंग ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आते हैं, ट्रिमर्स आते हैं, ठीक है ना। तो आपने यही कन्वर्जिंग बाउंड्री का जो थ्योरी है वो बताया, और बताया कि हमारे दुनिया में कहाँ कहाँ पर कन्वर्जिंग बाउंड्री है, जहाँ जहाँ पर हमको वोल्केनिज्म देखने को मिल रहा है। वैसे ही हमारी दुनिया में कहाँ कहाँ पर डाइवर्जिंग बाउंड्री है, जहाँ जहाँ पर हमको वोल्केनिज्म देखने को मिल रहा है। तो आपने ये बातें बता करके एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे वोल्केनिज्म पैदा होता है यूजिंग द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। फिर आखिर में इसको आप कंक्लूड कर देंगे, इसको फिर आपने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। हाँ, तो आज के जैसे बस कल का जो लेक्चर है वो इस तरह से होगा। हम लोग बुधवार को दोबारा से जो लेक्चर होगा वो लाइव लेंगे, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, बुधवार को तो हम लोग, अब लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, लेक्चर अभी डिस्कस करूँगा मैं, बता रहा हूँ बस पहले से ऐसे ही। जो बुधवार है मतलब 14 सितंबर, मैं घर पहुँच चुका हूँगा उस दिन तक के, तो जो क्लास होगी रात वाली वो लाइव लेंगे हम लोग घर से, ठीक है ना। फ़िलहाल यहाँ से ले रहे नेट की स्पीड थोड़ी सी अनस्टेबल होती है यहाँ पे, इसी कारण से रिकॉर्डिंग आपको जो अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं वो चीज़ हैं। हाँ, आपके जो आंसर्स हैं उसको भी रिव्यू करेंगे, चूँकि मैं लेक्चर पहले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला, इसी कारण से मैं आपके आंसर्स को मैं नहीं देख पाऊँगा अभी, जो आप सबमिट करेंगे अभी शाम में, ठीक है ना। चलो, तो इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं अभी। पहले आपने बताया कि क्या होता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ध्यान सुनना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक दोनों अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी। अगर तुमसे पूछा गया है प्लेट टेक्टोनिक्स तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मत लिख के आ जाना, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तुमको बहुत समानता दिखेगी, इंटरचेंज कर देते हैं लोग, ठीक है। तो जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर प्लेट की बात करी जाती है, और जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है ना वहाँ पर बात करी जाती है कि एक था पैंजिया पैंथालाजा, उसके बारे में बात करी जाती है कि किस तरह से वो डाइवर्ज कर रहे थे सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो लिथोस्फेयर होता है वो अलग अलग प्लेट में बटा होता है, मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, और उनका जो रिलेटिव मोशन है, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तो ये डिसाइड करता है कि कौन से जियोलॉजिकल इवेंट वहाँ पर होंगे। क्या वहाँ पर अर्थक्वेक होगा, क्या वहाँ पर जो वोल्केनो है वो बनेंगे, माउंटेन्स, मिड ओशनिक रिज, ओशन ट्रेंचेस कहाँ कहाँ पर बनेंगे, ये डिसाइड होता है वहाँ के प्लेट का जो बाउंड्री होता है उससे, ठीक है। जो वोल्केनो होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वो मेनली देखने मिलती है कहाँ पर, दो जगह पे। पहला है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहाँ पर प्लेट दूसरे से दूर जा रही होती है, ये होता है डाइवर्जिंग बाउंड्री। दूसरा होता है कन्वर्जिंग बाउंड्री, जहाँ पर दो प्लेट आपस में नज़दीक आ रहे होते हैं। जैसे कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रहा है, मगर ये कॉन्टिनेंट सबडक्शन है। जहाँ पर कॉन्टिनेंट ओशियन सबडक्शन होगा, जहाँ पर ओशियन प्लेट, ये ओशियन प्लेट जहाँ पर कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे जा रहा होगा वहाँ पर ट्रेंच बनता है, वहाँ पर वोल्केनिक आर्क दिखाऊंगा मैं तुरंत अभी। बस बात याद रखो, पहला क्या है डाइवर्जेंट, दूसरा है कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो हम देखते हैं कि डाइवर्जेंट के अलोंग क्या होता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री के अलोंग दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, पॉइंट पर प्रेशर घटता है, नीचे से जो मैग्मा है वो बाहर की ओर आता है, ठीक है। मैग्मा कहाँ, मेटल से जो मैग्मा है ऊपर की ओर आता है। अब ये जो वोल्केनिज्म होता है वो ओशियन डाइवर्जेंस में भी होता है, और जो आपका कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट है वहाँ पर भी आता है, ठीक है।
तो दोनों जो प्लेट की बाउंड्री है वहाँ पर हम जो एक्टिविटी है वोल्केनिक की वो हम देख पाते हैं। जैसे कि अटलांटिक ओशन का जो मिड अटलांटिक रिज है, यहाँ पर मैग्मा ऊपर की ओर आता है, यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा होता है प्लेट का, मैग्मा ठंडा होकर के जमता है और जो नए ओशन प्लेट हैं उसका निर्माण करता है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, यहाँ पर जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है यहाँ भी मिलता है वोल्केनो। फॉर एग्जांपल माउंट न्यागरोंगो ये मिलता है कॉन्गो में, किलिमंजारो ये मिलता है केनिया में। तो ये एग्जांपल था कॉन्टिनेंट का कि जब कॉन्टिनेंट प्लेट के बीच में जब डाइवर्जेंस होता है तो भी होता है वोल्केनिज्म, और जब ओशन का जो प्लेट है वहाँ जब होता है तो फिर हमको वहाँ भी मिलता है देखने को वोल्केनिज्म। अगला है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रहे होते हैं। जो भारी प्लेट है, जनरली ओशन प्लेट भारी होता है, वो जगह नीचे आपका सिंक कर देता है, वो जगह नीचे आपका सबडक्ट हो जाता है और वो नया ट्रेंच बनाता है। जैसे देखो यहाँ पर देख रहे हो, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। देखो ये ओशनिक क्रस्ट है, ये वाला ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है ना। तो ये नीचे को जाकर सबडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये जो सबडक्टिंग प्लेट है नीचे गया, प्रेशर और हीट से वो गलेगा, पूरा प्लेट नीचे जाकर गल जाएगा, गला हुआ प्लेट ऊपर में उठेगा मैग्मा के रूप में, और यहाँ पर जो वोल्केनिक आर्क हैं वो फॉर्म करेगा, ठीक है। वैसे ही जो आइलैंड आर्क है वो भी बनता है, जो आइलैंड आर्क हैं ये भी बनता है। जैसे यहाँ पर ये पर आपका है ना आइलैंड आर्क, ये भी वोल्केनिक रीजन है। जो ओशियन प्लेट जो अगर डाइवर्ज कर रहा है तो होता क्या है, यहाँ पर जो मैग्मा निकलता है ना वो नए प्लेट बनाता है। इसको हम कहते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल रिज, सॉरी ये आपको कहते हैं मिड ओशनिक रिज, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो आपका जो कन्वर्जिंग प्लेट है वहाँ पर होता है, जो आपका डाइवर्जिंग प्लेट है वहाँ पर भी जो वोल्केनिज्म है वो होता है। आप जो एग्जांपल है वो दे देंगे कि जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर जो रिंग ऑफ फायर है, जो ऑलेशन आइलैंड्स हैं, ये सभी जगह जो है हमारे एक्टिव वोल्केनिज्म के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पर जो दो क्वेश्चंस हैं वो समझे। पहला क्वेश्चन था जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है वोल्केनिज्म को एक्सप्लेन करने में, मतलब किस तरह से हेल्प करता है वोल्केनिज्म को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। चलो तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। आपने जो आंसर है वो लिखा होगा, मुझे उम्मीद है बेहतरीन जवाब आपने लिखे होंगे। हम लोग कल मिलेंगे रात में 9 बजे, ठीक है। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।